अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। आप सब लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, और मेरा मेन पर्पज़ इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को ही देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे a प्लस आयोटा b बोलते हैं, इसमें ये वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और ये आयोटा के साथ लिखा हुआ पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि दो हिस्सों में, दो पार्ट्स की शेप में लिखा जा सके, जिनमें से एक पार्ट रियल पार्ट और दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उमूमी तौर पर स्मॉल लेटर z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर c से बिलोंग करते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं देना चाहूँ तो ये मैंने एक नंबर लिखा है विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं सेकंड फॉर्म में 2,3 करके भी लिख सकता हूँ। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को जब लिखा जाता है z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसमें ये वाला पार्ट रियल पार्ट और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और इसको x, y करके भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं इनको कहते हैं, ये कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है किसी कम्प्लेक्स नंबर को कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है अमूमी तौर पर। कोऑर्डिनेट्स किसी कम्प्लेक्स नंबर को अमूमी तौर पर कार्टीज़ियन फॉर्म में लिखा जाता है। कार्टीज़ियन फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो प्लेन यूज़ करते हैं उस प्लेन को z प्लेन का नाम दिया जाता है। मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ 2 - 5 आयोटा। ओके, मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ xy प्लेन के अंदर। मैंने दो एक्सिस ड्रॉ की, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ 2 - 5। ओके, इस एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोला जाता है, और ऑब्वियसली ये चूँकि इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, तो y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है। ओके, ये जो फिगर है इस प्लेन को z प्लेन का नाम दिया जाता है, और इस डायग्राम को, जिस डायग्राम में ये कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आर्गन डायग्राम बोलते हैं। आर्गन डायग्राम। ओके, ये कम्प्लेक्स नंबर जो कि x एक्सिस पे 2 यूनिट्स पे है, पॉजिटिव 2 की तरफ जा रहा हूँ, और y एक्सिस पे ये -5 की तरफ है। मैं इतने डिस्टेंस को अगर -2 कह दूँ, इस पॉइंट को -2 बोल दिया जाए, यहाँ -4 होगा फिर, और ऑब्वियसली यहाँ -6 होगा, और ये वो जगह है जहाँ y की वैल्यू -5 है, ये वो जगह है जहाँ x की वैल्यू 2 है। तो x एक्सिस के पैरेलल y वाले पॉइंट को बढ़ाना और x एक्सिस वाले पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल बढ़ाने से जहाँ ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये वो जगह है जो कि 2 - 5 के लिए बनी है। यानी कम्प्लेक्स नंबर को आप इस फिगर के अंदर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस डायग्राम का नाम होगा आर्गन डायग्राम। ओके, ये तो था कि किसी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टीज़ियन फॉर्म क्या होती है, लेकिन हमारा आज का पर्पस या टास्क जो इस वीडियो को अपलोड करने का है, और आजकल टेस्ट हो रहे हैं बीपीएससी के, तो ये लेक्चरर इन मैथमेटिक्स जो उनसे पोस्ट के लिए अप्लाई जिन लोगों ने किया हुआ है
उन लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ कि जो अब मैं फॉर्म बताने जा रहा हूँ जिसे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इसका लाजमी कोई ना कोई पार्ट आपके पेपर में इन्वॉल्व होगा जो लेक्चर इन मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आप सबको कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था तो वो कार्टीजियन फॉर्म में था। इसका मतलब है एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। अब यही कोऑर्डिनेट्स अगर आर और थीटा की शक्ल में होंगे तो इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्स वाई को आर और थीटा की शेप में चेंज करना है। व्हाट इज़ द वे टू कन्वर्ट अ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टीजियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म? ओके, अगर मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्गन डायग्राम में कुछ इस तरह शो करता। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बिल्फर्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर स्मॉल एक्स है और वाई एक्सिस पे इतने डिस्टेंस को अगर वाई कह दिया जाए तो ये दोनों पॉइंट जहाँ एक दूसरे को कट करते, ये वो पॉइंट था जो कि एक्स कॉमा वाई या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या लेंथ होगी, और ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है। अब अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, यानी एक्स वाई की जगह मैं आर थीटा को यूज़ करूँगा, तो फिर मेरे पास इस फिगर को चेंज कैसे करना है मैंने, उसके लिए यहाँ मैंने ये फिगर दोबारा एक्सिस की शेप में शो की। ये वो पॉइंट था जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको भी मैंने z से रिप्रेजेंट किया था। ओके जी, जैसे ही आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया तो ये वाली लेंथ होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड जिसको r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये कुछ एंगल है जो कि ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तभी हम लोगों ने अपने कोऑर्डिनेट्स को जो कि एक्स वाई की शेप में थे आर थीटा में चेंज कर दिया था। इस डिस्टेंस को पिछली प्रीवियस फिगर में मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया था, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप आ गई। और ये आपके पास इस फिगर में बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो x ओवर r मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज cos थीटा, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू r cos थीटा। सो x r और थीटा की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। सेकेंडली, फ्रॉम फिगर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस is sin theta, so it means y should be equal to r sin theta। तो यहाँ से जो हम लोगों को बात पता लगी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब वो कार्टीजियन फॉर्म में लिखा गया होता है, अगर आप पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। उस पर इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है उससे हुआ क्या कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जो पहले x और y की शेप में था, अब वो r और थीटा की शेप में आ गया। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले x और y की शेप में था, अब वो r और थीटा की शेप में आ चुका है। तो इसका मतलब है ये सबसे पहला वे है, आपको ये पता होना चाहिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप उसको उसे r और थीटा की शक्ल में लिखना है। सेकंड बात, ओके, सेकंडली ये r और थीटा अगर कोई कहे कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली x r cos थीटा था, y r sin थीटा था। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के स्क्वायर लेकर सम अप कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रही है। और ऑब्वियसली अगर मैं आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लूँ
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 एंड आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोगों को ये बात पता लग रही है कि आर विल बी इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो पोलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आर की वैल्यू उसके कार्टीजियन फॉर्म में लिखे गए एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट होता है। सेकेंडली, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं आपस में डिवाइड कर दूँ तो आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वाई ओवर एक्स। आर विल बी कैंसल्ड एंड साइन ओवर कॉस can be written as tan theta is equal to y over x and theta should be equal to tangent inverse y over x। सो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स y ओवर x के बराबर होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप सब लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग जब किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें आर किसके बराबर होता है और थीटा किस चीज़ के बराबर है। सेकेंडली, इस आर को कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या लेंथ है, एम्पलीट्यूड ऑफ जी। और इस थीटा को बोला जाता है ये कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। ओके जी, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर के फाइंड करने के बाद ही हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा लिखा हुआ है इसको हम लोग आर सिस थीटा भी लिख सकते हैं। सिस थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड इफ वी टेक कॉमन आर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन then definitely we will get the expression like this। so ये बातें बताने के बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझसे ये कहा गया कि एक्सप्रेस in polar form and the question is plus minus 1 plus minus iota। okay, this is not a single question, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में 4 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। फर्स्ट वन इज 1 प्लस आयोटा, सेकेंड वन इज 1 माइनस आयोटा, थर्ड वन इज -1 plus iota and the last one या fourth one is -1 minus iota। so ये क्वेश्चन जो मुझे कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में दिया है और ये कार्टीजियन फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले नंबर पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा जी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 plus iota and I want to convert this number into polar form। ओके, इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। which is equal to 1 plus iota। so what will I get from this, that x is 1 and y is also 1 and r cos theta is 1 and obviously r sin theta is also 1। so r cos theta is equal to 1 and r sin theta is also 1। from this cos theta sin theta over cos theta means if we divide these two numbers, हम इस दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। ओके जी, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ जिसे आर्गुमेंट का नाम दिया था तो वो tan इनवर्स 1 था। आप इस एक्सप्रेशन को सिंपली कैलकुलेट इस तरह भी कर सकते हैं और आपके पास एक और वे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
वो क्या था? वो वे ये था कि मैंने आपसे कहा था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि r बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के, और थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के। ओके, वी कैन गो फ्रॉम दिस वे आल्सो। x इज़ 1, y इज़ आल्सो 1, आंसर इज़ अंडर रूट 2। And what is tan inverse y over x? Y is 1 and x is 1. The answer is 1. And what is tan inverse 1? तो tangent inverse 1 is 45 degree और pi by 4। लिहाजा हमारी जो पोलर फॉर्म होगी it will be r sis theta and the answer is under root 2 sis pi by 4। ओके, यहाँ जो एक चीज़ आप लोगों को लाजमी क्लियर होनी चाहिए वो ये कि x और y चूँकि दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं, इस वजह से यहाँ कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करते हुए हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा हम लोगों ने कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में कौन से कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव वैल्यू साइन कॉस टेंजेंट की आप लोगों को, वो मैंने नहीं बताया इस बारे में। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास x और y दोनों पॉजिटिव फॉर्म में दिए गए थे। लेकिन अगर यही नंबर्स मैं चेंज कर देता हूँ, अब मैंने सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्ट की आपके सामने बात की थी, अगर मैं उन पार्ट्स में से किसी पार्ट की तरफ आता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ चुकी है, लेकिन अगर मैं यही कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हुए x और y की साइन को चेंज करूँगा तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू में कोई चीज़ चेंज नहीं करूँगा। सेकंड नंबर, अगर मेरा क्वाड्रेंट सेकंड होगा तो मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट थीटा आएगा इट शुड बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा, यानी जो मेरे पास थीटा निकलेगा मैं उसे पाई में से माइनस करूँगा। और ये थीटा होगा क्या? थीटा एक्चुअल में रेफरेंस एंगल कहलाएगा इस केस में। ओके, व्हाट इज़ अ रेफरेंस एंगल? रेफरेंस एंगल जो है वो बगैर किसी साइन के होता है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन को आप लोगों ने स्किप करके अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड किया हुआ एंगल, जिसको किसी भी आप ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका सहारा लेना है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका एंगल होगा, और आप सबको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में देखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मीन्स ऑल आर पॉजिटिव देयर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका उल्ट कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और उसका उल्ट कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका उल्ट सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं इस तरफ वापस आ रहा हूँ। अगर हमारा आर्गूमेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है तो मेरे पास जो वैल्यू लिखी जाएगी आर्गूमेंट की वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा। ओके जी, अगर मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो मैंने एंगल फाइंड करते हुए ऐसे आर्गूमेंट को फाइंड करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स? ये वाली वैल्यू पाई माइनस रेफरेंस एंगल थी, डायरेक्शन चेंज हुई तो ये वाली वैल्यू रेफरेंस एंगल माइनस पाई होगी। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, और ये लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी बात कर रहा हूँ। अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाता है तो आपकी फर्स्ट फिगर में और फोर्थ फिगर में क्या डिफरेंस होगा कि जो एंगल यहाँ थीटा की शेप में था अब यहाँ वो एंगल माइनस थीटा की शेप में है। तो आप लोगों को ये चार चीज़ें अगर क्लियर होंगी, आप लोग इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपका रेफरेंस एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो आपका जो आर्गूमेंट आता है थीटा आता है वो एज़ इट इज़ जो रेफरेंस एंगल है वही लिखा जाएगा। अगर आपका क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड में चला जाता है तो आप लोगों ने पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना है। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा
तो आपने थीटा में से यानी रेफरेंस एंगल में से पाई को माइनस करना है, और अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर जस्ट आपके रेफरेंस एंगल के साथ माइनस का साइन आएगा, तब आपकी पोलर फॉर्म का एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा। ओके जी, मैं इन बातों को बताने के बाद आगे चल रहा हूँ और उस नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ मैं आ रहा हूँ कि मेरे पास अब सेकंड पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर पहले नंबर पे तो 1 प्लस आयोटा था, अब 1 माइनस आयोटा है। ओके जी, अब इसके अंदर भी मैंने इसको ऐसे शो किया। ऑब्वियसली आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें आर की वैल्यू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। इसका मतलब लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में भी, जस्ट लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके जी, एक्स भी 1 है, वाई जो है वो -1 है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर अंडर 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं थीटा की तरफ जाऊंगा तो वो है टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ओके, जब मैं इसको वाई और एक्स की वैल्यू यहाँ सबमिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी -1/1, बिकॉज यहाँ एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है कि x जो है वो भी 1 है और y है -1। फर्स्ट पार्ट में x 1 था, y भी पॉजिटिव 1 था। ओके, टेजेंट इनवर्स के साथ वैल्यू आ गई -1 की। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि थीटा हम लोग रेफरेंस एंगल के तौर पर देखेंगे जब आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव नहीं रहते। तो जब आपने रेफरेंस एंगल देखना होता है तो फिर आप नेगेटिव साइन को स्किप कर देते हैं। अगेन टेजेंट इनवर्स 1 के बारे में सोचें, आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द रेफरेंस एंगल इज़ π/4। रेफरेंस एंगल तो रेफरेंस एंगल हमारे पास π/4 आया है, लेकिन अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, इसको जज कहाँ से करना है? इसको जज यहाँ से करना है। ये हमारे पास जो x होता है वो cos का एक्सप्रेशन होता है, जो y होता है वो साइन के लिए लिखा गया है। तो साइन नेगेटिव शेप में है और cos पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है, लिहाजा हमारे पास जो एंगल आएगा वो माइनस के साथ हमारा रेफरेंस एंगल आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो थीटा एक्चुअल में कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखते हुए यूज़ किया जाएगा वो -45 होगा। आर हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लिहाजा अगर हमसे कोई कहता है कि इसकी पोलर फॉर्म लिखें आर सिस थीटा, द आंसर शुड बी √2 सिस -π/4। तो ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का वे था जिसमें x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ जी। ओके, थर्ड पार्ट में मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर कुछ यूँ था, z = -1 प्लस आयोटा। ओके, द फर्स्ट वन इज़ 1 प्लस आयोटा, सेकेंड पार्ट वाज 1 माइनस आयोटा, थर्ड वन इज़ -1 प्लस आयोटा। ओके, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें x -1 है और y +1 है। एक चीज़ जो यहाँ से सबसे पहले आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो r cos थीटा है वो -1 है और r sin थीटा जो है वो +1 है। और इससे ये भी पता लग रहा है कि cos की वैल्यू नेगेटिव है, sin की वैल्यू पॉजिटिव है, विच शुड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। द आंसर शुड बी पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ओके जी, मैं इस तरफ वापस आ रहा हूँ। हमारे पास जो r है उसे कैलकुलेट करना हो तो x² + y² को यूज़ करना है। ओके जी, x और y दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट की है। आंसर इज़ अगेन √2। सो एम्पलीट्यूड कांट बी चेंज्ड। आप चाहे कम्प्लेक्स नंबर में साइन चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस लगा दें, लेकिन वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड शुड रिमेन, लेंथ शुड बी रिमेन सेम वेयर एवर यू गो। योर डायरेक्शन, किसी तरफ भी आपकी डायरेक्शन हो, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ओके जी, आर के बाद जो थीटा था वो था टेंजेंट इनवर्स y/x। अगेन जब मैंने यहाँ x और y को वैल्यू पुट की है साइन की, तो मेरे पास आंसर आ रहा है टेंजेंट इनवर्स -1। लेकिन जो मेरा रेफरेंस एंगल होगा उस रेफरेंस एंगल के लिए मैंने इस नेगेटिव साइन को स्किप करके कैलकुलेट करना है tan 1 की वैल्यू विच इज़ 45।
तो ये मेरा रेफरेंस एंगल है। जो थीटा की एक्चुअल वैल्यू है वो फिर पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगी। सो यहाँ मैं थीटा मेंशन कर रहा हूँ पाई माइनस रेफरेंस एंगल विच शुड बी इक्वल टू 3π/4। लिहाजा इस केस में जो पोलर फॉर्म आएगी कम्प्लेक्स नंबर की विच इज़ आर सिस थीटा, वो किस तरह लिखी जाएगी। आर की वैल्यू थी √2 और सिस की वैल्यू साथ एंगल 3π/4। ये थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, थर्ड पार्ट की एक्सप्रेशन आ गया। ओके जी, मैं लास्ट वन की तरफ आ रहा हूँ कि हमारे पास जो लास्ट केस बनता है उसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है जी। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कुछ ऐसे है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहाँ मैं साइड पे फिर उसी तरह बता रहा हूँ कि r cos थीटा जो है वो नेगेटिव है, r sin थीटा भी नेगेटिव है और दोनों cos और sin नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने आंसर निकालना है तो रेफरेंस एंगल माइनस पाई करना है आपने। ओके जी, जो आपके पास आर की वैल्यू है वो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो, अगेन √2 आएगी। हाँ, जब आपने थीटा फाइंड करना है तो आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स y/x। y और x की वैल्यू को असाइन करें तो टेंजेंट इनवर्स के साथ आ ही बन रहा है और ये ऑब्वियसली π/4 के बराबर होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने रेफरेंस एंगल जो कैलकुलेट किया है, ये रेफरेंस एंगल की बात हो रही है, शुड बी इक्वल टू π/4, तो फिर थीटा एक्चुअल में होगा किसके बराबर। थीटा एक्चुअल में होगा रेफरेंस एंगल माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू -3π/4। लिहाजा जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगी विच इज़ r सिस थीटा वो होगी √2 सिस -3π/4। तो ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करने का वे था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी कुछ क्यूरीज कोई बात आपके जहन में रह जाती है तो आप मुझसे वो मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मुझसे चैट कर सकते हैं। और सेकेंडली अब सबसे बड़ी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, उन सबको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं टेस्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ लाजमी अपलोड करूँगा, बल्कि काफ़ी कुछ अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और ये है कि टेस्ट जो है उसके पार्ट्स जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट की वीडियोस में बताए थे कि आप लोगों को कौन कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करना है, तो उसकी मैं कुछ आपके सामने हर जो टॉपिक है उसकी एमसीक्यूज़ आपके सामने सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को वो गाइडलाइन मिल जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है टेस्ट की। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने प्यारों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह।